नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 नए हफ्ते की शुरुआत और हमारे साथ 3 नए जानकार जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे क्या उनकी रणनीति है और उस लिहाज से आप भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। वैसे बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे तो निफ्टी में आज 22,100 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट डे हाई पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक पर अगर आप ध्यान दें तो वहां पर करीब करीब 137 अंकों का इजाफा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस पूरी तरह से मिड कैप इंडेक्स में है। 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर ये इंडेक्स इस समय टॉप लीडर है, आधे % के गेन। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है आज गिरने वालों की तुलना में। तेजी कहां से आई है तो आज चुनिंदा फार्मा कंपनियों में फिर से खरीदारी का जोर बनता दिखाई दिया है। इसके साथ ही ITC, बजाज ऑटो जैसे ट्रेड्स हैं जो फिलहाल फोकस में हैं। अब देखिएगा ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और भारतीय एयरटेल की तरफ से तेजी की तरफ योगदान है, लेकिन मुनाफा वसूली अगर दिख रही है वो L&T, TCS, एक्सिस और इन्फोसिस की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर, लेकिन ध्यान रहे हम है 22,117 के स्तरों पर और 10 पॉइंट और हम न्यू हाइज या फिर उन प्रीवियस हाइज को सरपास करने की पूरी तैयारी में रहेंगे, तो उस लेवल का इंतजार रहेगा। बहरहाल हमारे जानकारों से फटाफट कर लेते हैं मुलाकात। जो 3 जानकार हमारा साथ दे रहे हैं, अरुण कुमार मंत्री, प्रदीप होचंदानी और साथ ही साथ ओशो कृष्ण, आप तीनों का ही स्वागत है। उस लाइफ टाइम हाई की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट दिखाई देगा कुछ ही क्षणों में। 14 पॉइंट दरअसल दूर है, लेकिन अप्रोच क्या होगी इस मोमेंटम के मद्देनजर? क्या लग रहा है यहाँ पर आपको इस समय, प्रदीप? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्यू दोनों मेन इंडाइसेस पे और ब्रॉडर इंडाइसेस पे पॉजिटिव है। निफ्टी एज यू मेंशन इसका जो 22,126 का टॉप है उसको क्रॉस करने की तैयारी में, और लास्ट वीकली क्लोज तो हाईएस्ट एवर क्लोज था ही, तो हमारे हिसाब से ये फॉर्मेलिटी है। और उसके ये क्रॉस ओवर के बाद 22,500 22,600 के टारगेट की और निफ्टी फॉर्मली अगर आगे बढ़ेगा। 21,850 का सपोर्ट है, जब तक ये वायलेट नहीं होता तब तक कोई भी डिप आती है इसमें बाइंग की एडवाइस रहेगी। तो ब्रॉडर इंडाइसिस ने भी 34 EMA का सपोर्ट लिया था, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडाइसिस ने, और यहाँ पे भी हमारा ब्रॉड व्यू पॉजिटिव कंटिन्यू कर। ब्रॉड पर्सपेक्टिव पॉजिटिव साइड पर बना हुआ है, तेजी की पोजीशंस में आप बने रहें, बेसिकली यही पर्सपेक्टिव है। और 10 पॉइंट की ही दूरी इस समय बनी हुई है। हमारे साथ अनुज भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अनुज, बस 10 पॉइंट का हल्का सा पुश चाहिए। और नहीं, बिल्कुल हर्षदा, और मेरे ख्याल से ये पुश अब आ जाना चाहिए मार्केट में, क्योंकि अब एक मार्केट में 2-3 स्टॉक्स हैं जहां पर 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो आप निफ्टी IT देखिए, इंटरडे में जिस तरीके से निफ्टी IT आज सुबह के डिक्लाइन के बाद जिस तरीके से घूमा निफ्टी IT, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें से थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। इवन निफ्टी बैंक ये भी डे हाई के करीब आने की तैयारी कर रहा है, तो एक आध पुश मिल जाए बस इसको, किसी रिलायंस से मिल जाए, किसी ICICI बैंक से मिल जाए, किसी L&T से मिल जाए। ये 3-4 पॉकेट्स हैं, इनमें से कहीं से भी एक पुश आ जाए तो वो ऑल टाइम हाई की तरफ से आ जाएगा। इशू ऑल टाइम हाई का नहीं है, इशू ये है कि हम तो ऑल टाइम हाई, अब आगे कई ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं इस साल ही। मेरे ख्याल से आप कई ऑल टाइम हाई देखेंगे। और एक चीज़ है, इस बार जो मार्केट है, इस बार मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर टिकेगा। इस बार ऑल टाइम हाई के ऊपर टिकेगा। आज सुबह एक बार के लिए उसने रिजेक्ट कर दिया उसको, 22,110 तक गए हम, वहाँ से रिजेक्ट होकर आ गए। इस बार जब हम इसके ऊपर जाएंगे, मेरे ख्याल से इसके ऊपर टिकेंगे, और उसके बाद अगर आप इसके ऊपर अच्छा खासा टिके तो मेरे ख्याल से फिर अगले जो टारगेट्स हैं ओपन होंगे वो जो 23,400 23,500 के। लेकिन ये मार्केट ये फंडामेंटल वाली मार्केट है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। बहुत लोगों को लगता है लिक्विडिटी ड्रिवन है, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पिछला अर्निंग सीजन रहा है खासतौर से निफ्टी कंपनियों का, जिस तरीके की अर्निंग बीट रही है, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट तैयार है 22,100 के ऊपर टिकने के लिए। 22,100 के ऊपर टिकने की पूरी तैयारी डेफिनेटली है। और हम बात कर रहे हैं वो 2, 3, 4, 5, 6 की, उसी ट्रेजेक्ट्री में मार्केट रहेगा। और ये अब मैं इनफैक्ट कई सारे रिपोर्ट्स ओवर द वीकेंड पढ़ रही थी कि अब ये जो मूव आ रहा है इससे शायद आप ऑफिशियली वो प्री इलेक्शन रैली करार देंगे। एब्सोल्युटली, ये प्री इलेक्शन रैली है। और जो मेरा एक व्यू रहा है हर्षता, जिस दिन पहला वोट पड़ेगा उससे पहले वो 2, 3, 4, 5, 6 का मेरा टारगेट है। मार्केट में क्या होता है ना, ये गेंस जो है ना फ्रंट लोडेड होते हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए आप, बहुत लोग पूछते हैं कि फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा। इलेक्शन के बाद चाहे 400 सीटें आ जाएं, उसके बाद मार्केट एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग दिखाएगा। मार्केट उससे पहले ही सब कुछ प्राइस इन कर लेगा इतने वाले इस वाले इवेंट को, बड़े वाले इवेंट को, और उसके बाद शायद प्रॉफिट टेकिंग आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो 2, 3, 4, 5, 6
उसकी तैयारी हो रही है। बस एक बार पहले वन स्टेप एट ए टाइम, एक बार ये निकल जाए, थोड़ी दिक्कत दिखा रहा है, फिर से देखिए वो फिर से 122 108 पर आ गया, लेकिन बस एक बार निकल जाए फिर मेरे ख्याल से वो मूव आएगा। इनफैक्ट टेक्निकली देखे ना अनुज, तो 22 120 छू लिया था अभी कुछ ही क्षण पहले, तो 6 7 पॉइंट की दूरी है फिर उस फ्रेश लेवल को अप्रोच करने में। वो आप ना हजदा कभी मैराथन भागते हैं ना, अगर जैसे मैं कल मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी भागने की, वो 10 किलोमीटर भागने की, तो 9 किलोमीटर के बाद जो लास्ट का 1 किलोमीटर होता है ना, वो एक माइल मतलब बहुत बहुत उसमें वो लगता है, बहुत एफर्ट लगता है उसमें, और लास्ट के 200-300 मीटर जब रह जाते हैं ना, तभी लगता है कि बस अब हो गया, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लास्ट के 200-300 मीटर में आपको सबसे ज़्यादा पुश चाहिए। ये वो वाला पुश है, मतलब और कुछ नहीं है। सब एल्गो ट्रेडर्स बैठे हैं, क्या है, सब ने अपने सेल ऑर्डर लगा रखे हैं, किसी ने 115 पे, किसी ने 116 पे, किसी ने 118 पे, किसी ने 125 पे, किसी ने 126 पे। मार्केट करेगा कि एक ही बार में इन सबको कोई एक बड़ा बायर चाहिए, एक ही बार में इनको सबको बाय करके फिर मार्केट आगे बढ़ जाएगा। देखेंगे वो बड़ा बायर कहाँ से आता है। फिलहाल इस घंटे जो पोजीशंस और मजबूती की तरफ आ रही है वो एसबीआई, आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक में ऑफ कोर्स बनती हुई दिखाई दी है, और आईसीआईसीआई बैंक एक आउट परफॉर्मर रहा है, तो उस लेवल का इंतजार रहेगा। अनुज, आपकी इजाजत हो तो फटाफट हमारे जानकारों से ट्रेड्स भी लेना शुरू करते हैं, और जैसे हम करीब आएंगे उस लेवल के ऑफ कोर्स इस चर्चा को फिर आगे और बढ़ाएंगे। अरुण, आपका ओपनिंग ट्रेड दीजिए। मोमेंटम अच्छा है तो मोमेंटम पर और बात करने की जरूरत नहीं है, ये बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा जी, पहला पहला ट्रेड फार्मा स्पेस से रहेगा। स्पार्क में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, ओवरऑल एक रेंज के ऊपर भी निकला है, तो 376 के आसपास चल रहा है, इसको बाई करने की सलाह है। 366 का स्टॉप लॉस रहेगा और 405 का टारगेट। 405 के टारगेट के लिए सन फार्मा एडवांस रिसर्च की बात हो रही है, 4% ऊपर है काउंटर। 405 टारगेट, 366 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये फिलहाल है वो पहला ट्रेड जो इस समय आया है। ओशो, गुड मॉर्निंग, आपका ओपनिंग ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को एंड सारे पैनलिस्ट को। सबसे पहला ट्रेड मेरा भी फार्मा कंपनी से ही है। लाल पैथ लैब में देखें तो बहुत अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, अभी अपने ब्रेकआउट के जोन के पास है, 2500 के आसपास होवर कर रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 2460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड आने वाले 1 से 2 दिनों में एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये 2580 से इवन 2600 के टारगेट्स दिखा सकता है। ओके, 2600 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो पहला टारगेट 2580 के आसपास रखे, वैसे 2509 पर है ये, और फिर 2460 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मोमेंटम वाला ट्रेड है ये, यहाँ पर तेजी की पोजीशंस ली जाए। प्रदीप, आपका ओपनिंग ट्रेड? इंडियन ओवरसीज बैंक पहला पिक रहेगा। एक बार ये वापस से कंसल्टेशन कर रहा है, और आज के सेशन में हार्ली चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 70.85 के करंट रेट पे एंटर करेंगे। 6650 का स्टॉप लॉस रहेगा, 80 रुपीज के टारगेट रहेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात हुई है, और मैं टारगेट्स दोहरा रही हूँ। 80 का टारगेट दिया है, 6650 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये स्टॉक भी आज मोमेंटम में करीब 3-3.5% के गेन्स पर कर रहा है कारोबार। 70 रुपये 80 पैसे पर है, 80 का टारगेट आ रहा है, 66 रुपये 50 पैसे स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। चलिए फिर लगे हाथ प्रदीप, दूसरा ट्रेड देंगे। जी, शॉपर स्टॉक दूसरी पिक रहेगी। स्टॉक में ऊपरी लेवल से स्टीप करेक्शन देखा पिछले कुछ दिनों में, वहां पे 34 डीएमए 200 डीएमए दोनों का सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहा है। 768 के करंट रेट पे इसको एंटर करेंगे। 738 का स्टॉप लॉस रहेगा, 850 के टारगेट रहेंगे। 850 का टारगेट, ठीक है। तो शॉपर स्टॉप में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला ट्रेड स्टॉक आज ध्यान दे, 23 रुपये ऊपर है, 3% के गेन्स इधर, और 850 का टारगेट लेंगे तो 738 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओशो, आपका ट्रेड क्या रहेगा डॉक्टर लाल के साथ? दूसरा ट्रेड मेरा रहेगा केमिकल सेक्टर पे। केमिकल सेक्टर में जो टॉप परफॉर्मर्स रहा है रिसेंट पीरियड पे, या अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंट पीरियड में, वो है टाटा केमिकल्स। बट टाटा केमिकल्स में देखें तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 980-81 के आसपास ट्रेड हो रहा है स्पॉट पे, इस लेवल पे बाई करें। 960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड आने वाले 1-2 दिनों में 1020 के टारगेट्स हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 1020 का टारगेट रहेगा, टाटा केमिकल्स रेडार पर आ रहा है ओशो के, और 960 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे अगर आप इस ट्रेड में उतर भी रहे हैं। अरुण, वैसे आप भी एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं इस समय। हर्षल जी, अगेन एक स्टॉक रहेगा पीएसयू स्पेस से। इंजीनियर्स इंडिया में बाई करने की सलाह रहेगी। 230 के आसपास चल रहा है, ये अपने मेजर मूविंग एवरेज को ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 250 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, तो करंट लेवल पे बाई करें। 220 का स्टॉप लॉस लगाएं और 255 का टारगेट।
255 का टारगेट इंजीनियर्स इंडिया और 220 का स्टॉप लॉस रहेगा। 6% ऊपर है बाय द वे ये काउंटर अरुण कुमार मंत्री ने जो अभी अभी जोड़ा है। एक बार इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। समय है 22,109 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 70 पॉइंट ऊपर, लेकिन ध्यान रहे निफ्टी बैंक जो करीब 150 पॉइंट ऊपर था कार्यक्रम की शुरुआत में, अब ये 225 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। तो वहां पर क्लियरली वो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंडसन में जो खरीदारी और जोर पकड़ रही है उसका फायदा साफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल 22,126 जो हमारा प्रीवियस हाई था उससे हम करीब 15 पॉइंट की दूरी पर है। इस बीच इंजीनियर्स इंडिया अरुण ने मेंशन किया, एनएचपीसी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको याद होगा एनएचपीसी के फेवर में कई सारे ऑर्डर्स दरअसल Q2 Q3 में सुनाई दिए हैं। कंपनी के नतीजे आ चुके हैं और ये थोड़ा सा फीका क्वार्टर रहा है। आय 20% तो मुनाफा 27% घटा है। मार्जिन तो इनफैक्ट आधे हो चुके हैं, 66% के 33% पर आए। इस बीच कई सारे ऑर्डर्स इनके हाथ में लगे हैं, लेकिन वो कब तक रिफ्लेक्ट करेंगे अर्निंग्स में ये समझना जरूरी है। कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस आरपी गोयल हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमने एक चीज नोटिस की, थर्ड क्वार्टर में कई सारे ऑर्डर्स आप लोगों के हाथ लगे हैं, तो उसका अर्निंग्स में कब रिफ्लेक्शन आएगा? क्या वो लैग से आने वाला है? देखिए, थर्ड क्वार्टर में हमें एक तो ये जो 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो बीकानेर में राजस्थान में कर रहे हैं हम, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका वो फाउंडेशन रखी है, तो इसका सितंबर 2024 में हमारा कमीशनिंग है। और उसके अलावा जो 700 मेगावाट का और हमारा जो सोलर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। उसके अलावा हमारा एक सुभाष प्रोजेक्ट जो हाइड्रो सेक्टर में है, अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसकी 2 यूनिट हम अप्रैल में कमीशन करने का प्लान कर रहे हैं, अप्रैल 24 में। और पूरा जो 8 यूनिट है वो मई 2025 तक हम कमीशन कर देंगे। और 2024 में हम हमारा 800 मेगावाट का सुभाष पार्वती 2 प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से अक्टूबर 24 में कमीशन कर देंगे। और एक 120 मेगावाट का रंगीत 4 है, वो भी हम 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में कमीशन कर देंगे। तो इस तरह हमारी जो 2027 तक की जो रेगुलेटेड इक्विटी है वो डबल होने की पूरी उम्मीद है। 2027 तक हमारी जो रेगुलेटेड इक्विटी 13,300 के लेवल पर है, वो 27,000 से 28,000 करोड़ रुपए की रेगुलेटेड इक्विटी होगी। ओके, तो वहां पर अच्छा खासा रेगुलेटेड इक्विटी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। गोयल साहब, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो हम मार्जिन्स लगभग हाफ होते दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ से प्रेशर आया है, अगर उसका एक हमें अंदाजा दे सके? और क्या ये प्राइमरीली थर्ड क्वार्टर तक ही सीमित है या फिर इसका कुछ रिफ्लेक्शन चौथी तिमाही में भी देखने को मिलेगा? ये जो तीस्ता बेसिन जो सिक्किम में जो फ्लैश फ्लड आया था उसका इम्पैक्ट है। हमारे वहाँ 3 प्रोजेक्ट पर इसका इम्पैक्ट आया है। तीस्ता 5 जो पूरी तरह से बंद हो गया है, और तीस्ता टीएलपी 3 और 4 पे भी पार्शली इम्पैक्ट आया था। तो हमारी जो जनरेशन है वो 30% करीब कम रही इस क्वार्टर में। ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये ऐसा नहीं रिपीट होगा। और बाकी जो फोर्थ क्वार्टर में भी थोड़ी सी वाटर अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से या जो 30/5 बंद है, तो उससे हमारी जनरेशन वो 8 से 10% कम रहेगी पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन ये जो हमारे प्रोजेक्ट है जो फुली इंश्योर्ड है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, जो जनरेशन लॉस होता है ड्यू टू फ्लैश फ्लड या तो वो भी हमें देर से मिल जाएगा। उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हमने लॉस क्लेम लॉस कर दिया कंपनी के साथ में। दूसरा, जो पानी की कमी रही इस साल में, उसकी वजह से भी हमारा जनरेशन कम रही है। तो उसके लिए सीआरसी में रेगुलेशंस एक क्लियर रेगुलेशन है कि अगर जेंडर की कोई मिस्टेक नहीं है और वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो डिजाइन एनर्जी से जितनी जनरेशन कम होती है वो हमें डीम्ड जनरेशन का एक क्लॉज है उसके तहत मिल जाती है। तो हम ओवरऑल जो है एनुअल बेसिस पे देखें तो हमारा जो रेवेन्यू या जो जनरेशन इम्पैक्ट होगा वो 3 से 5% लास्ट ईयर से कम रहेगा। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, अब ये सीआरसी ने कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशन निकाले हैं, अब उसको पूरी तरह से फॉर्म होने में समय लगेगा, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट आता है अगर ऐसे के ऐसे रेगुलेशंस लागू किए जाएं तो? अगर जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आए वो अगर एज इट इज आ जाते हैं तो हमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और एनुअल बेसिस पे 100 से 150 करोड़ रुपए का हमें फायदा होगा। क्योंकि हमारे जो ज्यादा से प्रोजेक्ट है वो रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज है, और उस रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज में सीआरसी ने 16.5 की जगह 17% मतलब 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन में रखा है।
तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं 2024 के बाद में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सुबनश्री, पार्वती और तीस्ता 6, वो सब प्रोजेक्ट, तो इन सब पे हमें फायदा होने जा रहा है। आधा % की आरओई ज्यादा मिलेगी, तो 100 से 125 150 करोड़ रुपए तक का हमें फायदा होगा। मेरा फाइनल सवाल गोयल साहब आपसे ये है कि आप FY25 के लिए रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या गाइड कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑर्डर्स की आपने गिनती कराई ज्यादातर कमीशन होने वाले हैं 2024 के वित्त वर्ष में ही, तो जी। इससे आपके रेवेन्यू में कितना और इजाफा देखने को मिल सकता है, उसका कुछ रफ गाइडेंस है? 2024-25 में हमारा जो रेवेन्यू है वो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। पार्वती 2 कमीशन हो जाएगा, और जो सोलर प्रोजेक्ट कमीशन होगा, और एक हमारा जो रंगित 4 भी कमीशन होगा, तो इसका जो रेवेन्यू है 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा हमारा 24-25 के लिए। लेकिन पूरा फायदा जो 25-26 में जाके मिलेगा, क्योंकि सुभानश्री जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है वो 25 मई तक कमीशन होगा, तो पूरे साल का बेनिफिट 25-26 में मिलेगा। तब हमारा रेवेन्यू जो है अभी जो 9,000 करोड़ के आसपास है, वो 15,000 करोड़ के करीब हो जाएगा। ओके, अब तब तो 15,000 करोड़ के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि नियरली वो 15 के करीब आ पाएंगे इस नए वित्त वर्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, एंड गुड लक फॉर Q4। आपसे फिर अगले क्वार्टर में भी बातचीत डिटेल में होगी। तो ऑफ कोर्स तीस्ता में जो फ्लड्स आए थे उसका इम्पैक्ट, इसीलिए थर्ड क्वार्टर में हम देख रहे हैं निराशाजनक परफॉर्मेंस, लेकिन स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट पास्ट, और तीस्ता वाला इम्प्लीकेशन तो लगभग मार्केट ने कहीं ना कहीं फैक्टर इन किया हुआ था। चलिए, लेकिन आउटलुक मजबूत है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इंडेक्स आपके सामने रख जाते हैं। 73 अंकों की बढ़त इस समय कायम 22,114 पर है। समय ले रहा है, लेकिन जितना समय आराम से ले और लौटेंगे। वैसे 6 पॉइंट ही दूर है। ब्रेक मत लीजिएगा हाँ। एक बार के लिए, क्योंकि एकदम से एक छलांग आई। हाँ, और वही मैं देख इंटरडे हाई क्रॉस हुआ, 22,124 तक गए हम आज दा। 22,126.8 है मेरे ख्याल से, 22,126.8 अब तक का प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई है। और अब हम 22,123 पर आ गए हैं, मतलब करीब करीब 3.8 पॉइंट्स दूर हैं सिर्फ। नीचे मैं टिकर टीम को बोला ऑल टाइम हाई निफ्टी पे ऑल टाइम हाई। प्लीज़ ज़रा इसको हटाइए NHPC आवाज़ को, और मार्केट एट ऑल टाइम हाई लगाइए। और एक फ्रेश फीलिंग आ रही थी हजदा आज। मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था। हाँ। ब्रेकफास्ट करते करते, वैसे मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट करने के बाद एक नॉर्मली चाय के लिए जाता हूँ, लेकिन आज मुझे एक थोड़ी सी फीलिंग आई कि नहीं, अभी ज़रा आज रुक जाता हूँ ज़रा सा, और एक बार ज़रा निफ्टी का ऑल टाइम हाई लग जाए, उसके बाद ही फिर कुछ करेंगे। और देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब हम उसके ऊपर टिक रहे हैं। मतलब ठीक है, 22,130, 22,135 ये भी देखने को मिला है आपको। और आज एक नया माइलस्टोन है मार्केट में। और क्या बोलूँ मैं मतलब मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना लिखी होती हैं मार्केट में। जैसे कि आज लग रहा था कि मंडे ब्लू है या नहीं है, ऑल टाइम हाई आना है। US मार्केट भी नहीं थी, US मार्केट भी आज शाम को ट्रेड नहीं कर रही है। तो एक डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस भी हाई होगा कि कुछ भी हो जाए, कल आपको कोई ख़राब क्यों तो मिलना नहीं है। और भले ही सेटअप आपका ओवरबॉट था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। चलिए, बधाई हो हमारे दर्शकों को, आपको, पूरी टीम को, क्योंकि एक मोमेंटम अच्छा खासा मार्केट में दिखा है और जिस लेवल का इंतजार था वो आ चुका। इस समय आई थिंक हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़ रहे हैं। एक सेकंड, नहीं लेकिन हजदा, उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था आपको कि नए हाई से घबराए नहीं। नए हाई से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट है, ये बहुत लोग सोचते हैं कि नया हाई लगा दिया, अब इस पे ले या नहीं ले। और थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लें। देखिए, मुनाफा वसूली ट्रेडर के लेवल पे करनी है, आपको कर ले, लेकिन ये हम इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट का हिस्सा है, ये आप समझ लीजिए। हमारे साथ नीलेश शाह जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। शानदार दिन मार्केट के लिए, ऑल टाइम हाई, और ये तो लगता है कि ऑल टाइम हाई लगते रहेंगे ये सिलसिला। अनुज भाई, जैसे आपने बताया कि ये प्रोबेबली हमारे इतिहास का सबसे बड़ा बुल मार्केट हम देख रहे हैं। एंड जैसा आपने एकदम सही फरमाया, ट्रेडर है आप तो प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए, बट अगर आप इन्वेस्टर है तो ये $4 ट्रिलियन से हमारी GDP की जो जर्नी आगे बढ़ने वाली है, किसी दिन हम जर्मनी जापान को ओवरटेक करते हुए 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे, किसी दिन ऑस्ट्रेलियन पे पहुंचेंगे, और हमारी आंखों के सामने हम दूसरे नंबर की इकोनॉमी की स्पर्धा करते हुए अपना गैप कम करते रहेंगे। तो निवेशकों से तो यही निवेदन है
कि ये $4 ट्रिलियन से $24 ट्रिलियन या $25 ट्रिलियन की जर्नी है, उसके लिए निवेश करिए। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। और 22,150 अब निफ्टी पर। नीलेश भाई, एक अर्निंग सीजन देखा हमने, वो अर्निंग सीजन काफ़ी शानदार रहा, लेकिन एक जो मार्केट में कश्मकश बनी हुई है वो है लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप। क्योंकि निफ्टी भले ही लगातार नए हाइज लगा रहा हो, लेकिन फिर भी उस पेस पे निफ्टी नहीं चल रहा जिस पेस पर ब्रॉडर मार्केट चल रही है, मिड और स्मॉल कैप्स। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा इस समय? अनुज भाई, कभी कभी यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान आके बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके धुआंधार बैटिंग कर देते हैं। कभी कभी रविंद्र जाडेजा आके विकेटों ले लेता है, और कभी कभी विराट कोहली भले मैच के बाहर बैठा हो, पर जिस दिन आएगा उस दिन वो भी मैच जिताने में मदद करेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में तो यशस्वी जायसवाल भी चाहिए, सरफराज खान भी चाहिए, रविंद्र जाडेजा भी चाहिए, और विराट कोहली एंड रोहित शर्मा भी चाहिए। ये नीलेश भाई की बहुत खास एक वो है, मतलब हर कोई नहीं इस तरीके से जोड़ सकता है क्रिकेट और मार्केट को। और इनफैक्ट मैं और नीलेश भाई जब भी बात करते हैं तो लोगों को यकीन कम होगा, भले ही मार्केट से ज़्यादा हम क्रिकेट की ज़्यादा बातें करते हैं वैसे। तो अगला यशस्वी कौन है नीलेश भाई? क्योंकि यशस्वी ने तो अपनी जगह परमानेंट कर ली है, अब मार्केट पूछेगा कि अगला यशस्वी कौन है फिर? अनुज भाई, अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर लगते हैं जहां पे ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। एक टॉप डाउन कहे तो भारत की ग्रोथ दुनिया की ग्रोथ से आगे होगी। पहले हम दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के डिब्बे थे, दुनिया चलती थी, हम चलते थे। अब हम दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के इंजन बन गए हैं, चाइना और अमेरिका के साथ। हम चलेंगे, दुनिया चलेगी। तो जो भी डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज है, चाहे ऑटो हो, सीमेंट हो, रियल एस्टेट हो, थोड़ा सा कंज्यूमर स्पेस में बॉटम फिशिंग करने जैसा लगता है, वो लोग आने वाले समय में मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब नीलेश जी, ऑफ कोर्स हम देखते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टॉक्स में कितना दमखम है, क्योंकि वेटेज उतना ही ज्यादा है, लेकिन बार बार वो लीडरशिप, जैसे अनुज भी पूछ रहे थे कि अगला वो लीडर क्या रहेगा। कैपिटल गुड्स की खूब चर्चा हुई थी, वहां से पार्टिसिपेशन बीच में आया अभी, लेकिन एज ए सेक्टर क्या वहां पर आपको उतना दम दिख रहा है, या फिर जहां पर वेटेज ज्यादा है उसी की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा रहेगा, बीट फाइनेंशियल्स? फाइनेंशियल्स में भी आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी समय कुछ टाइट लिक्विडिटी का है। जिन बैंक्स में, एनबीएफसीज में रिटेल डिपॉजिट या लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइज करने की शक्ति है, उनको मार्केट ज्यादा रिटर्न देगा। आजकल कोई भी बैंक, एनबीएफसी हो, बेरिंग सम नोटेबल एक्सेप्शन, उनकी सबकी असेट साइड एक जैसी हो गई है। एनपीएस बहुत कम है, खतरा बहुत कंट्रोल में है, फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर है। तो उसके सामने जो डिपॉजिट मोबिलाइज कर पाएंगे लो कॉस्ट पे, उन बैंक्स को ज्यादा मार्केट सराहेगा या रिटर्न देगा। बिल्कुल। अच्छा नीलेश भाई, एक चीज़ और मार्केट में इस समय एक सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है आजकल पीएसयूज़ में, क्योंकि एक शायद लोगों को लग रहा था कि बहुत लोगों को लग रहा था कि ये अंडर ओन्ड स्पेस है, कोई टच ही नहीं करना चाहता, लेकिन क्या वो बड़ी ट्रेड वहाँ प्ले आउट हो चुकी है, या अभी भी आपको लगता है कि पीएसयू सेंट्रिक पोर्टफोलियो अच्छा पैसा बना के दे सकता है? सो अगेन अनुज भाई, ये एकदम उचित कंपैरिजन नहीं है, बट मैं फिर भी हिम्मत करके पेश करता हूँ। जब वालिया जैसा बैंडिट वाल्मीकि बनता है तो रामायण का सर्जन होता है। पीएसयू बैंक बहुत ही इग्नोर्ड स्पेस थे, बहुत ही सस्ते थे, वहां से उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकला, बिकॉज बेसिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। जैसे मैंने पहले बताया, पीएसयू बैंक की बैलेंस शीट की असेट साइड के ऊपर लोगों को हमेशा शंका रहती थी। आज वहां पे किसी को कोई डाउट नहीं है, उनकी बैलेंस शीट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट जितनी ही साफ है। अब ये जो वालिया से वाल्मीकि की जर्नी थी, वो पीएसयू बैंक में हो चुकी है, या ज्यादातर पीएसयूज में हो चुकी है।
अब यहाँ से रामायण तो अलग अलग पुनरावर्तन होता रहा। संत तुलसीदास जी ने भी अपना रामायण लिखा, वो भी बहुत ही अच्छा था। बट जो एक जर्नी वाल्या से वाल्मीकि थी, वो पीएसयू में पूरी हो गई। अब रामायण पढ़ेंगे तो आपको आनंद तो जरूर ही आएगा, हर बार पढ़ेंगे कुछ नया सीखेंगे। बट जो पहली बार बना, उसकी जितनी गुंजाइश शायद अब नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, ये बहुत उचित उदाहरण नहीं है, बट थोड़े में ज्यादा समझ लेना। हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार एग्जांपल दिया आपने नीलेश भाई, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं जब अभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए गया था अयोध्या, जी हाँ। तो मैंने रामानंद सागर की रामायण दोबारा देखी पूरी, मतलब तो उसमें सबसे पहले यही बताया गया था। आपको पता है सबसे पहले वाल्मीकि ने लिखी रामायण, लेकिन वाल्मीकि ने लिखी थी वो संस्कृत में। जी हाँ। अब ऑब्वियसली बहुत लोगों को संस्कृत समझ में आती नहीं है। उसके बाद उसका अनुवाद हर्षदा ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में हुआ। और रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखी थी, उससे पहले बहुत लोगों ने उसका अनुवाद किया था अलग अलग भाषाओं जी में, हाँ। ठीक है। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा रीच हुई जब वो रामचरितमानस लिखी गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो एक हिंदी लैंग्वेज में, अवधी लैंग्वेज में उसमें लिखी गई, वो ज़्यादातर लोगों को समझ में आती थी इसके लिए। लेकिन एग्जाम्पल अच्छा दिया उन्होंने। हमारे साथ शायद प्रकाश दीवान भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। न्यू हाई, क्या स्ट्रैटेजी होगी इस समय, क्या एडवाइस होगी इस समय आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज। स्ट्रैटेजी में तो देखिए, ये जो नई ऊंचाइयों पे जब हम पहुंचते हैं तो एक चीज साफ जाहिर होती कि जो थीसिस, इन्वेस्टमेंट थीसिस आपका है, जो जिस पे आप काम कर रहे हो, वो चल रहा है, यानी उससे डेविएट नहीं होना, उससे कोई राह पे नहीं जाना। बजट के बाद भी हम लोग ने ये कहा था इन्वेस्टमेंट थीसिस सेम रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा। और अब जो इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है पार्टिसिपेट करने की, यानी बैंकिंग अगर एज ए पैक पार्टिसिपेट करता है तो, और रिलायंस और इस टाइप की जो हैवी वेट्स की भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है, तो निफ्टी की तो नई ऊंचाइयां बनती रहेंगी मेरे हिसाब से। 22,000 प्लस पे भी जो एस्टिमेट्स हैं अगले साल के, उसके हिसाब से निफ्टी अब 20 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, 19-20 के, सो विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो सस्टेनेबल भी रह सकता है। बट मेन चीज आपको ये देखनी है कि आपके पोर्टफोलियो में, जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपने कितना हैवी वेट्स या लार्ज कैप्स का वेटेज बढ़ाया है, वो अगर नहीं बढ़ाया तो अभी भी बढ़ाइए और स्ट्रैटेजी अपनी थोड़ी सी रिवाइज करिए। मिड कैप से हल्का होके या स्मॉल कैप माइक्रो कैप से हल्का होके थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ झुकाव रखना मेरे ख्याल से अब बहुत क्लियर मार्केट इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन प्रकाश, गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू हाई। आपका रुझान किन सेक्टर स्टॉक्स में ज्यादा रहेगा अगर आप हैवीवेट्स की तरफ भी ज्यादा लीन इन कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। आपको भी बधाई हो हर्षदा, नई ऊंचाइयों पे खास साक्षी बनने का। और मेरे हिसाब से जो हैवीवेट्स में, जो लार्ज कैप्स में जो सेक्टर रोटेशन दिख रहा है, उसमें आपको बैंकिंग में अभी भी मेरे ख्याल से पार्टिसिपेशन ब्रॉड बेस होता हुआ दिखेगा। अभी तो हमने सिर्फ एसबीआई को चलते हुए देखा है, अभी तो आईसीआईसीआई, एक्सिस और फिर पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक, बीओबी को पार्टिसिपेट करते हुए पूरी तरह से नहीं देखा है, तो वहाँ गुंजाइश है। और बैंकिंग एज अ पैक 35% की वेटेज जो रखता है, उसकी वजह से ऐसे ही निफ्टी में वो रहेगा। और अभी जो चीजें नहीं चली, फार्मा फॉर एग्जांपल है, या कुछ हद तक कंजम्पशन के जो एफएमसीजी के जो नाम हैं, वहाँ पे आपको मुझे लगता है रुझान पॉजिटिव लार्ज कैप में दिखेगा। HUL टाइप जो कंपनीज नहीं चली, आईटीसी भी देखिए न्यूज की वजह से गिरा, लेकिन वापस एक बाउंस बैक या बाइंग उसमें दिख रही है। सो आई थिंक ये सेक्टर अंडर रिप्रेजेंटेड हैं ज्यादातर पोर्टफोलियोज में। केमिकल्स, फार्मा, नॉट इन दैट स्पेसिफिक ऑर्डर, बट केमिकल्स, फार्मा, बैंकिंग और एफएमसीजी, तो इसमें वो आपको अभी भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव रुझान स्पेशली लार्ज कैप्स में दिखना शुरू हो जाएगा। रुझान क्लियरली लार्ज कैप्स पर रखें और कई सारे आपको मौके मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए प्रकाश, आपका भी। तो व्यू पर्सपेक्टिव तो यही है कि अभी भी पैसा लार्ज कैप्स में बनता हुआ दिखाई देगा। एंड पिछले हफ्ते जैसे हम बात कर रहे थे, यू आर नॉट आउट टिल यू आर कंप्लीटली आउट। बैंक्स पर भी अभी भी काफी ज्यादा भरोसा। हर्षदा, एक चीज़ देखिए, मार्केट एट लाइफ टाइम हाई एट ए टाइम जब HDFC बैंक 52 वीक लोज बना रहा है। मतलब जो आप समझिए कि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। आज ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक डिटूर ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक लोगों को भले लगे कि थोड़ी सी पर्सनल बात बोल रहा हूँ।
कल ना शाम को मुझे बहुत तेज़ माइग्रेन था और मेरा एक मन ये बन रहा था कि मैं आराम से दवाई लेके सो जाता हूँ, कल सुबह थोड़ा सा मतलब कोशिश करता हूँ कि ऑफिस ना जाऊँ। फिर लेकिन समहाउ मेरे को एक ये आया कि नहीं, कल ऑल टाइम हाई लगेगा। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मतलब 2003 में मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस टेलीविज़न, तब से मैं लगातार इसी का हिस्सा रहा हूँ। जी हाँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा और मैंने वो मतलब मैं उस सीट पे ना रहा हूँ। मतलब समहाउ एक भगवान की कृपा रही है, जो मर्जी मान लीजिए आप इसको, कि ना तो मैं उस दिन छुट्टी पे रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसा ही कि जल्दी चला गया हूँ, कुछ ना कुछ रहा है कि मैं उस समय पे उस सीट पर रहा हूँ। मैं स्क्रीन पर रहा हूँ। तो हर हाई, चाहे वो निफ्टी का 10,000 का माइलस्टोन रहा हो, चाहे 20,000 का माइलस्टोन, चाहे ऑल टाइम हाई, आज एक फीलिंग आ रही थी सुबह कि नहीं आज ऑल टाइम हाई लगेगा। वैसे तो खैर ये फ्राइडे को ही आ जाना चाहिए था, फ्राइडे को बस लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा सा हमको फिर से बैंक निफ्टी ने परेशान कर दिया था। अब यहाँ पर इशू क्या है कि ये तो बैंक्स नहीं चलने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा हाई लगाया है। सपोज करिए बैंक्स भी चलने लग गए तो HDFC बैंक अब तक चला नहीं है, उसकी पूरी मीम फैक्ट्री बन चुकी है। अगर उसने चलना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अभी भी 2000 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कितना था? 48,000 समथिंग था मेरे ख्याल से। मैं एक बार क्विकली चेक कर लेता हूँ मेरी स्क्रीन पर। जैसे एक बार जरा, हाँ, निफ्टी बैंक का ऑल टाइम हाई था करीब 48,636 और अभी हम हैं कितना, एक बार जरा वापस बैंक निफ्टी ले आइए, 46,619। एग्जैक्टली 2000 पॉइंट दूर है अभी हम बैंक निफ्टी। 2000 पॉइंट मतलब इस लेवल पे 4% हो गया। 4% छोटा नहीं होता। तो बैंक निफ्टी अभी चला नहीं है, उसके बावजूद निफ्टी इतना चल गया। और एक जो चीज़ आपने पूछी थी ना, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय लार्ज कैप में ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आपके वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लेकिन ये चीज़ 6 महीने से चल रही है। 6 महीने से हर कोई बोल रहा है कि अब लार्ज कैप चलेंगे, अब लार्ज कैप चलेंगे, अब मिड कैप में पैसा नहीं बनेगा और वहाँ से मिड कैप और चलें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दें और वैल्यूएशन नाम को भूल ही जाएं। ऑब्वियसली इस समय मनी पावर है जो मिड कैप और स्मॉल कैप को ड्राइव कर रही है, लेकिन लार्ज कैप अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी भी हम निफ्टी पर कितना, मेरे ख्याल से निफ्टी की EPS के हिसाब से देखेंगे तो आई थिंक 19 टाइम पर ट्रेड कर रहे होंगे। पीक बनता है हमारा 23 टाइम्स पर निफ्टी में, तो अभी तो मेरे ख्याल से पीक से हम काफ़ी दूर हैं। पीक से काफ़ी दूर है, लेकिन पोटेंशियल और मोमेंटम के लिए कोई यहाँ पर सीमा नहीं है, आप वो कह सकते हैं। तो निफ्टी ऑफ कोर्स हमने देखा एक नई ऊंचाई इसने आज छुई, उसके बाद ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन मोमेंटम तेज़ी की तरफ जाहिर तौर पर बरकरार है और रुझान तेज़ी का ही कायम है। अच्छा, हमारे साथ वो 3 जानकार भी हैं, एक ट्रेड उनको जोड़ना है तो फटाफट से भी ले लेते हैं इस बीच। ओशो, बताइए आपका तीसरा ट्रेड आज के लिए क्या रहेगा? तीसरा ट्रेड है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स में बहुत अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा था काउंटर, बट आज उसमें अगर हम देखें तो डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 730 के अराउंड ब्रेकआउट आया है काउंटर पे। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 710 का स्टॉप लॉस रखें एंड हायर लेवल्स पे नियर अबाउट 780 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, 780 का टारगेट रहेगा। तेजी का ट्रेड SBI कार्ड में एक अच्छा खासा मोमेंटम, 710 का स्टॉप लॉस है। प्रदीप, आपका ट्रेड? IRCTC तीसरा पिक रहेगा। स्टॉक में थर्सडे के सेशन में एक स्टीप अप मूव देखने को मिला था। फ्राइडे को थोड़ा कूल ऑफ दिख रहा है, पर थर्सडे के सेशन में इसने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म किया है। 952 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 920 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1020 के टारगेट रहेगा। 1020 के टारगेट के लिए IRCTC गार्ड की गाड़ी पर चढ़ जाइए। तेजी की पोजीशन है ये, एक पोटेंशियल यहाँ पर और मजबूत है तेजी का। अरुण, आपका ट्रेड? श्रद्धा जी, अगेन सेकंड गवर्नमेंट PSU रहेगा। IRFC में बाई करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल के आसपास बाई करें, 161 के आसपास चल रहा है। 156 का स्टॉप लॉस लगाएं और 178 का टारगेट रखें। PSU मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम है और कल भी ये मोमेंटम मुझे लग रहा है जारी रहना। ओके, तो IRFC में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस समय बन रही है। तेजी की एक रिकैप दिखा पाएंगे इस समय या फिर ब्रेक लेकर वापस आए? डायरेक्टर साहब आप बताइएगा, क्योंकि देखना होगा कि हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसके रिटर्न्स इस समय क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए वो फटाफट से एक रिकैप लेंगे, फिर ऑफ कोर्स एक ब्रेक लेंगे। लेकिन किन ट्रेड्स पर कितने पैसे बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर आना अब शुरू होंगे। अरुण कुमार मंत्री, स्पार्क 405 का टारगेट है, EIL 255 का टारगेट और IRFC अभी जुड़ा 178 का टारगेट। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट आएंगे। EIL 1.5% जोड़ रहा है इनके लिए, टॉप परफॉर्मर है। IRFC और स्पार्क का हाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर।
प्रदीप के ट्रेड में IOB 80 टारगेट 6650 का स्टॉप लॉस, शॉपर स्टॉप 850 टारगेट 738 स्टॉप लॉस और IRCTC अभी भी जोड़ा 1020 टारगेट है 920 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स के लिहाज से IOB सबसे शानदार प्रदर्शन इनको करके दे रहा है। ओशो के ट्रेड्स देख लेते हैं। डॉक्टर लाल 2600 का टारगेट है इनका, तेजी की तरफ ट्रेड 2460 स्टॉप लॉस। टाटा केम 1020 का टारगेट 960 स्टॉप लॉस और SBI कार्ड 780 का टारगेट 710 का स्टॉप लॉस। इनके लिए SBI कार्ड सबसे शानदार परफॉर्मर इस घंटे का। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन, मुनाफे का मीटर मार्केट के लिए तो तेजी में है, इनके लिए कैसा पेश हुआ है तो कांटे की टक्कर शुरू हो गई है। प्रदीप 1.46% के रिटर्न्स के साथ आगे हैं, 1.43% के रिटर्न्स प्रदीप के हैं, 0.63% के रिटर्न्स ओशो के। ये है अब तक की स्थिति। आगे जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चलिए लेंगे एक ब्रेक, आगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।